तो नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने जो आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में आयल और तेल के ज़खायर के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इस खबर को लेकर आज OGDCL जो कि आयल की एक कंपनी है, सरकारी एक कंपनी है, उसकी जानिब से एक बड़ी अजीब व गरीब जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। वो प्रेस रिलीज़ क्या थी वो भी आपको बताएंगे और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में धरना लेकर आए थे, लगता ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने धरने की नाकामी का जो शौक़ था उससे ताहाल जो है वो निकल नहीं पाए हैं। और इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो लग ये रहा है कि अपोजिशन को जो है वो उससे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही और इसीलिए शायद वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए अब कानूनी और अदालती जो रास्ते हैं वो ढूंढे जा रहे हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो नॉर्वे में वाक़या पेश आया था कुरान पाक की बेहुरमती का, उसमें जिस शख्स ने ये मज़मूम हरकत की थी कुरान पाक का नुस्खा जलाने की, उसे रिहा कर दिया गया है। वो रिहा क्यों किया गया है और जो नुस्खा शहीद करने की कोशिश की गई थी वो नुस्खा किस तरह का था, कैसा नुस्खा था, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने आपको खबर दी थी अपनी वीडियो में कि पाकिस्तान में शेल गैस के हवाले से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और आइंदा हफ्ते कामा कमेटी ने आइंदा माह जो है वो कामा कमेटी ने ये मंजूरी दे दी है वजारत पेट्रोलियम हुकाम को कि जो उनका पायलट प्रोजेक्ट है शेल गैस के हवाले से उसके ऊपर काम शुरू किया जाए। हमने आपको बताया था कि अगर वो पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो इस सूरत में पाकिस्तान को 200 साल तक जो है वो गैस मैसर होगी और इसी तरह से अरबों बैरल जो तेल है, जो पेट्रोल है, वो भी मैसर होगा। लेकिन आज OGDCL की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है कि इस किस्म के कोई ज़खायर जो है तेल और गैस के दरियाफ्त नहीं हुए और ये ख़बरें जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो नाज़रीन, इस किस्म की खबर आपको दी ही नहीं गई थी बल्कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये पायलट प्रोजेक्ट अभी शुरू होना है सुखी किनारे के मकाम के ऊपर और आइंदा माह इसकी मंजूरी दी गई है। और OGDCL अपनी प्रेस रिलीज के अंदर खुद इस खबर की तस्दीक कर रहा है कि इस मंसूबे के हवाले से शेल गैस के हवाले से पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा। इब्तदाई मंसूबा बना लिया गया है और वो अगर कामयाब होगा तो फिर इस मंसूबे को आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर सवाल ये पैदा होती है कि जब पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से ये बातें खबरें सामने आ रही थी तो इस किस्म की प्रेस रिलीज जारी करके अवाम के जहनों में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश क्यों की गई। इस हवाले से हुकूमत को और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात के ऊपर जो है वो नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा, पहले नॉर्वे वाले वाक़े की बात कर लेते हैं क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का जो इशू है उस पर ज़रा डिटेल हम बहस करेंगे। तो नॉर्वे में जो वाक़या पेश आया था कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से, जो शख्स जिसने ये हरकत की थी कुरान पाक का नुस्खा जलाने की, सार्स थोरसन, उसे मामूली जुर्माना करके जो है वो रिहा कर दिया गया और उसके साथ साथ उमर अलियास थाबा, जिसने वो कुरान पाक का नुस्खा शहीद होने से बचाया था, और उसे भी जो है वो मामूली जुर्माने के साथ जो है वो रिहा कर दिया गया है। लेकिन जो नुस्खा शहीद करने की कोशिश की गई थी वो मुसलमानों का नुस्खा नहीं था। वो आपके जो अभी तक इतलात सामने आई हैं वो कादियानियों के कुरान का नुस्खा था। लेकिन ये जो तंजीम है जिसने ये कोशिश की थी मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने की कि कुरान पाक का नुस्खा हम ये शहीद करेंगे, उनका ये मकसद कतई तौर पर ये नहीं था कि कादियानियों के नुस्खे को शहीद करना है। उनका मकसद यही था कि मुसलमानों का जो कुरान पाक है, उनका जो नुस्खा है, उससे शहीद करना है और मुसलमानों को इश्तियाल दिलाकर ये साबित करना है कि यूरोप में रहने के ये काबिल नहीं है, इनका जो टेम्परामेंट है वो यूरोप में रहने का नहीं है, और मुसलमानों को जो है वो जाहरा मिजाज और इंतहा पसंद साबित करना था। और इस मौके के बाद अब जो नॉर्वे का जो शहर है क्रिस्टियानसेंड, उसकी जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी के ऊपर भी जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब पुलिस की जानिब से भी क्रिस्टियानसेंड के शहर की जो पुलिस है उनकी जानिब से भी ये फैसला किया गया है कि इस तंजीम के ख़िलाफ़ स्टॉप इस्लामाइजेशन इन नॉर्वे जो तंजीम बनाई गई थी, उस शख्स की जानिब से जिसने मुजाहरा किया उसके ख़िलाफ़ अदालत से रुजू किया जाएगा। और मुसलमान भी नॉर्वे की जो बेहतरीन कानूनी फर्म है जो कि नॉर्वे और क्रिस्टियानसेंड शहर में रहते हैं, उन्होंने भी खिदमत हासिल कर ली है। अब इस मामले को अदालत में ले जाया जाएगा और इस तरह की वाक़यात को जो है वो काबिल सज़ा जुर्म जो है वो काबिल गिरफ्त
जुर्म जो है वो करार दिया जाए ताकि मुसलमानों को आइंदा इस किस्म के वाक़यात से जो है वो मुकम्मल तौर पर अदालती तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल हो सके। मौलाना फजल रहमान की हमने बात की थी कि वो इमरान खान के खिलाफ धरना लेकर आए, नाकाम हुआ, लेकिन मौलाना फजल रहमान आज भी इस बात पर यकीन करने को या तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि वो नाकाम गए हैं। आज भी उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि दिसंबर में हुकूमत घर चली जाएगी और 3 माह के अंदर नए इंतखाबात करा दिए जाएंगे। और इसीलिए मौलाना फजल रहमान ने कल हुकूमत के खिलाफ एक नई सियासी चाल, चौथी चाल आप कह सकते हैं कि हुकूमत के खिलाफ चलने का फैसला किया है। पहली चाल चेयरमैन सेनेट के हवाले से मूव लाई गई, वहाँ पर नाकाम हुए। उसके बाद जो चाल उन्होंने चली, इस्लामाबाद में धरना लाया, वो नाकाम हुआ। तीसरी चाल तो धरने का प्लान बी और सी था, वो नाकाम हुआ। अब ये चौथी चाल जो है वो हुकूमत के खिलाफ चली जा रही है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम APC बुलाएंगे और हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोलने की कोशिश करेंगे। और सटपटा इस कदर गए हैं मौलाना फजल रहमान कि जब 2018 के इलेक्शन हुए तो तब उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराए, और अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग कह लें या फॉरेन फंडिंग कह लें, उसका जो मुकदमा इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, उस पर मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इस केस का फैसला करके जाएं। और ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जब 2018 के इलेक्शन जुलाई में हुए थे, उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान जो है वो अदम एतमाद का इजहार करते थे। अब मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अगर उनके टेन्योर जो कि 5 दिसंबर को मुकम्मल हो रहा है, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं होता तो उसे तौसीह दे दी जाए। और जहाँ तक तौसीह की बात है तो तौसीह का सवाल भी किसी तरह से पैदा नहीं होता। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को तौसीह मिलना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए अपोजिशन लीडर का और वज़ीर आज़म का जो है आपस में बैठ कर इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी नहीं है। इस तरह अगर एक्सटेंशन भी देने का किसी जगह के ऊपर सवाल पैदा होता है तो उसमें भी जो है वो हम आहंगी और इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी है। लेकिन अब ये लग रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदालती महाज हैं या कानूनी महाज है वो भी खोलने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि चंद रोज़ पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, और उसमें जो बेसिक पॉइंट था वो ये था कि जो हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो खिताब किया वहाँ पर, उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की उसमें अदलिया की तज़लील की गई है, अदलिया की तौहीन की गई है, और अदालत इस्तदा की गई कि इमरान खान को तौहीन अदालत के मुकदमे में नाअहल करार दिया जाए। और अब इस किस्म की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो दायर कर दी गई है, और इसमें भी यही बेसिक पॉइंट रखा गया है। हज़ारा मोटरवे के इफ्तिताह के ऊपर जो स्पीच की थी उसी को बुनियाद बनाकर ये दरख्वास्त दायर की गई है। अच्छा, ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई है ये मैं बताना मुनासिब इसलिए नहीं समझता क्योंकि ऐसे लोगों का नाम बताने से उनका जो पर्पस होता है वो ज़ाहिर बात है कि वो सर्व होता है जब उनका नाम किसी मीडिया चैनल के ऊपर बता दिया जाता है। अब जहाँ अदलिया की बात हो रही थी तो आज फिरदौस आशिक अमान जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की और वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर के खिलाफ तौहीन अदालत का जो मुकदमा था उसमें उनकी जो गैर मशरूत माफ़ी थी वो कबूल कर ली गई। इनकी जान छूटी, बड़े मुश्किल हालात थे जिस तरह से जस्टिस अख्तर मेनल्ला उनके खिलाफ रिमार्क्स दे रहे थे, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि इन दोनों का मुकदमा जो है वो चाहे तलाल चौधरी हो, दानियाल अजीज़ हो, निहाल हाशमी हो, उनसे बहुत मुख्तलिफ है। उन तीनों केसेस के अंदर माफ़ी जो है वो या तो मांगी नहीं गई थी, अगर मांगी गई थी तो तब मांगी गई थी जब फैसला आने के करीब पहुंच चुका था। लेकिन फिरदौस आशिक अवान ने और गुलाम सरवर खान ने पहले मौके के ऊपर जब अदालत में पेश हुए तो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी। लेकिन लगता है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा की मुश्किलात अभी कम नहीं हुई। आज उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी एक मुज़ेका खेज जो है वो बयान दिया है, लेकिन चूँकि फिरदौस आशिक अवान रुकन कौमी असम्बली नहीं है तो लिहाजा उस दरख्वास्त की इतनी वक़्त नहीं है। अब लगता है कि ये फ्रिवलेस किस्म की दरख्वास्तें डालकर हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से जो है वो टफ टाइम देने का जो है वो फैसला किया गया है। मुश्किलात की बात की थी तो वहाँ आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ जाली अकाउंट केस में एक ज़िमनी रेफरेंस जो है वो नैब की जानिब से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर कर दिया गया है। 8.3 अरब रुपए की उसमें करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है। और आपको नाज़रीन मालूम है कि ये जाली बैंक अकाउंट केस क्यों कराची से यहाँ पर इस्लामाबाद में मुंतकिल किया गया था। इसकी वजह ये थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे साहब साकिब निसार ये समझते थे कि अगर ये मुकदमा सिंध में चला, कराची में चला तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो उनका इन्फ्लुएंस होगा और ये मुकदमा किसी तरह से जो है वो या तो हटाई में पड़ जाएंगे या इन्हें जो है वो
इस तरह से चलाया जाएगा, कोई हतमी नतीजा जो है वो नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए इन्हें इस्लामाबाद में मुंतकिल किया गया था। लेकिन इस फैसले के ख़िलाफ़ जो कि बैंकिंग कोर्ट ने दिया था, सिंध हाई कोर्ट ने भी दिया था कि मुकदमा सिंध से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, तो इस फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में आसिफ अली जरदारी और फलियार तालपुर की जो है वो अपील पर समाअत होना है। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इन दरखास्तों के ऊपर जो है वो कल जो है वो समाअत करेगा। इसके अलावा नवाज शरीफ की जो है वो अपील की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन नासिर भट्ट वीडियो स्कैंडल का जो मामला था, जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का जो मामला था, उस पर समाअत हुई और आज उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया है कि जो पाकिस्तान का हाई कमीशन ऑफिस है बरतानिया में, लंदन में, वो इन दस्तावेज़ात की तस्दीक क्यों नहीं कर रहा, इसके ऊपर वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा जाए। और जो खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी केस का जो फैसला महफूज किया था, उसके ऊपर लगता है कि अब हुकूमत भी जो है वो मुतहरक हो गई है। एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ारत दाखिला की जानिब से दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो फैसला महफूज किया गया है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की मुबैना तौर पर गद्दारी के हवाले से, खुसूसी अदालत को वो फैसला देने से रोका जाए। और ये कहा गया है कि ये जो खुसूसी अदालत बनाई गई है, इसकी तश्कील जो है वो कानून के मुताबिक नहीं हुई और प्रॉपर जो है वो इसमें कार्रवाई होने से पहले ही ये फैसला महफूज कर लिया गया है। और यह इस्तदा की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि खुसूसी अदालत को फैसला देने के हवाले से रोका जाए। अब देखें ये मामला जो है वो कहाँ तक जाते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर आखिर में ये भी है कि मनीग्राम के नाम से जो एक इंटरनेशनल कंपनी है जो बाहर से पैसा लीगल चैनल के ज़रिए पाकिस्तान भिजवाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भिजवाने का इंतज़ाम करती हैं, 60 करोड़ रुपए की वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं उनकी एक तकरीब थी, वहाँ पर मौजूद था। उनके जो CEO हैं अलेक्जेंडर हॉल्म्स करके उनका नाम था, बड़ा मुश्किल नाम था, अलेक्जेंडर हॉल्म्स। तो उन्होंने ये कहा कि हम ये 60 करोड़ की अभी ये कारोबारी हमारी यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और इसे 2020 तक हम जो है वो $1 बिलियन तक जो है वो लेकर जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान के जो मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के हवाले से या इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो भी इक़दाम हैं वो भी उसको भी जो है वो काबिल तारीफ़ आज की इस तकरीब में जो CEO हैं मनीग्राम के, उनकी जानिब से करार किया गया है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।